अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 12 दिन के बाद पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जिनमें से 9 नशिस्तें जीतना नून लीग के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमजा शहबाज की वजारत आला का दारोमदार इन्हीं ज़िमनी इंतखाबात पर है। और इस सब में एक तरफ नून लीग साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया के खिलाफ उनकी मुबैना ऑडियो टेप लीक होने पर बयानिया बना रही है, तो दूसरी तरफ आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। पंजाब में 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। बिल का खर्चा अगस्त से हुकूमत पंजाब उठाएगी और इस मद में हुकूमत पंजाब ने 100 अरब रुपए रखे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत का दावा है कि इससे 90 लाख खानदानों को फायदा होगा। इसके अलावा हमजा शहबाज ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत उजाला प्रोग्राम के जरिए जरूरतमंदों को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करेगी। तहरीक इंसाफ मुसलसल इल्जाम लगा रही है कि नून लीग प्री पोल रिगिंग कर रही है और ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज हो रही है, इसलिए सारे पैकेजेस अनाउंस कर रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई पर भी इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब खुद तहरीक इंसाफ भी आजकल एक बड़े स्कैंडल का सामना कर रही है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ऑडियो लीक स्कैंडल की जद में है। नून लीग इल्जाम लगा रही है कि बुशरा बीबी सियासत में भी मुलविस हैं और अपनी करप्शन बचाने के लिए सियासी मुखालफिन के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चलवाती हैं और पार्टी छोड़ने वालों को गद्दार करार दिलवाती हैं। तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के दिफा में सामने तो आई है, लेकिन उसका मौक़िफ़ दिलचस्प है। बुशरा बीबी इमरान खान या तहरीक इंसाफ की तरफ से ना तो ऑडियो की खुलकर तरदीद की गई है और ना ही उसे किसी फोरम पर चैलेंज किया गया है, बल्कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि असल मसला ये नहीं है कि फ़ोन पर क्या कहा जा रहा है, असल मसला फ़ोन टैप करना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद के दरमियान गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आई, जिसमें सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी ने ही गद्दारी का बयानिया बनाने की हिदायत दी। इन्होंने आगे से भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब वो सारा आपको पता है, ठीक है। मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। उस पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर हमने अरसलान खालिद को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जियो का बॉयकॉट कर रखा है, इसलिए मैं प्रोग्राम में नहीं आ सकता। हमने उनको 4 सवाल भेजे कि इस पर अपना मौक़िफ़ दे दें। नंबर 1, क्या लीक होने वाली ऑडियो मुस्तनद है? दूसरा सवाल, क्या सोशल मीडिया से मुताल्लिक आपकी बुशरा बीबी से बात होती थी या राब्ता रहता था? तीसरा सवाल, आमतौर पर आपको सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से हिदायत कौन देता था? चौथा सवाल, क्या आपको तहरीक इंसाफ में से किसी ने कभी गद्दारी का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाने के लिए कहा? मगर अरसलान खालिद ने इन चारों सवालों का जवाब नहीं दिया। इस पर आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी ने न्यूट्रल्स और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। शीरी मज़ारी ने बुशरा बीबी के हालिया स्कैंडल के साथ साथ इमरान खान की बतौर वज़ीर आज़म उस मुबैना ऑडियो टेप पर भी ज़्यादा बात की जो अभी सामने ही नहीं आई है। शीरी मज़ारी ने इमरान खान और आज़म खान की मुबैना ऑडियो पर कहा कि ऑडियो में जो भी है वो गैर ज़रूरी है, असल बात वज़ीर आज़म की फ़ोन टैपिंग है। सुप्रीम कोर्ट टैपिंग पर अज़खुद नोटिस ले। फर्स्ट लेडी पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा कि कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई है कॉन्वर्सेशन क्या है, इर्रेलेवेंट है। असल इशू जो उठता है वो फ़ोन टैपिंग का है, वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। अगर वो कॉन्वर्सेशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान है और ये सारी वायर टैपिंग याद रखें जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान उस वक्त हो रही है। यानी तहरीक इंसाफ के मुताबिक ऑडियो में जो भी कहा जा रहा है इसकी कोई अहमियत नहीं है और ना ही इसकी तहकीकात करने की ज़रूरत है, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड कैसे की गई उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ तक बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो का ताल्लुक है तो गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ऑडियो की ये कहकर तस्दीक कर चुके हैं कि साबिक़ा खातून अव्वल ज़ाती तौर पर पार्टी के एक ओहदेदार से गुफ्तगू कर रही थी। परेड ग्राउंड का जलसे की कामयाबी के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा
खातून अव्वल की एक वीडियो लीक करके जिसमें वो प्राइवेटली पार्टी के एक ओहदेदार से गुफ्तगू कर रही हैं, उसको इस तरह लीक किया गया जैसे कोई इंडिया के साथ कोई दोस्ती, कोई यारी, कोई संगत या कोई पाकिस्तान के कोई राज कोई अफशा करने की जनाब कोई ऑडियो है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो दो प्राइवेट अफराद की ज़ाती गुफ्तगू उसको इस तरीके से लीक करना गैर अखलाकी, गैर इंसानी और गैर कानूनी है। इसके अलावा श्री मज़ारी ने इमरान खान की जिस ऑडियो की बात की है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रोजनामा जंग में अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखा है कि ऐसी कई ऑडियोज़ एजेंसियों के पास मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के जरिए अपने मुखालिफिन के साथ साथ फ़ौज और फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक मुबैना ऑडियो तो ऐसी भी है जिसमें इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा के आखिरी दिनों में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को अमरीकी मरासले का हवाला देकर कुछ इस तरह कहते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। अंसार अब्बासी ने मज़ीद लिखा है कि बुशरा बीबी से मुताल्लिक ताज़ा मुबैना ऑडियो लीक से अंदाज़ा हो रहा है कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इदारों के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा ख़त्म ना किया तो ऐसी और मुबैना ऑडियो सामने आ सकती हैं। बदकिस्मती से इमरान खान अपनी सियासत को एक ऐसे मकाम पर ले आए हैं जहां उनका वाज़े निशाना न्यूट्रल्स हैं, जबकि उनका सोशल मीडिया जनरल बाजवा के खिलाफ मुस्तकिल मुहिम चला रहा है जिसके पीछे मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत शामिल है। इस बारे में भी इदारों के पास सबूत मौजूद हैं। ऐसे सबूत सामने भी आएंगे कि नहीं, इसका पता आने वाले दिनों में ही चलेगा। तहरीक इंसाफ को फ़ोन टैप करने पर एतराज़ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान माजी में फ़ोन टैपिंग को इंतहाई ज़रूरी करार दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को वज़ीर आज़म की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ यही करती हैं और ये सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है। फौज को सब कुछ पता होता है क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब जो मैं करता हूँ, जो मैं टेलीफोन करता हूँ, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। नहीं, देखो आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CIA को पता होगा क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मुतालिक, सो उनको सब कुछ पता होता है। आज बुशरा बीबी के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं, जबकि माजी में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। कभी भी मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया। जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। हमारी जो खातून वाले हैं उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउसवाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। बुशरा बीबी वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द नहीं देती। इस पर एक बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने तस्लीम कर लिया कि ऑडियो बुशरा बीबी की है। दोनों रहनुमाओं ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और झूठे बयानिए की सरबराह हैं और गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। बुशरा बीबी ने अपने तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा, बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन, अमेरिका से माफिया मांगते और मिन्नतें तरले करते पकड़े गए हैं। सूरत हाल पर बात करने के लिए खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहबा बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर खान साहब की जो भी माजी में पोजीशन रही है फ़ोन टैपिंग के हवाले से कि एजेंसियाँ करती हैं, करनी चाहिए, वो सरबराह की प्रोटेक्शन के लिए लाजमी होता है, मगर आपको पता है कि ये गलत है। अगर एक प्राइवेट लाइन से भी वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं तो उनकी कॉल टैप करना गलत है, अगर उनकी अहलिया बात कर रही हैं किसी से तो भी गलत है। कंटेंट को तो वो भी नहीं डिफेंड कर रहे मगर इस बात को गलत कह रहे हैं। तो जब एक चीज़ गलत है तो इसमें आप साबित क्या कर पाएंगे सिवाय इसके क्या बयानिया बना लें? अदालत जाएंगे तो अदालत तो उल्टा आपके खिलाफ वर्डिक्ट देंगे कि ये कैसे किया गया, या फिर इदारों के खिलाफ वर्डिक्ट देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी तफसील से इंट्रो दिया शाहज़ेब, और आपने तफसील से बताया कि मुख्तलिफ अदवार में क्या क्या मौक़िफ़ रहे हैं
और बुशरा बीबी के बारे में भी क्या क्या मौक़िफ़ रहे हैं। बात ये नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनेगा कि नहीं, बात ये नहीं है कि इसको सही साबित करना है कि नहीं, बात यह है कि आज 2 लोग जो तर्जुमान हैं, उनके ऑफिशियल तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा, ये नहीं वो कह रहे कि ये गलत है कि सही है, बल्कि ये भी साथ कह रहे हैं कि हाँ बुशरा बीबी शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि हाँ ये उनका ओपिनियन हो सकता है जैसे सबका ओपिनियन होता है, और वो एक डायरेक्शन दे रही थी। अब बात सिर्फ ये है कि क्या डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन ये दे रही थी कि ये जब जिस वक़्त फ़रा के बारे में या मेरे बारे में करप्शन की बात करें या ये मेरे बारे में और सबूत लेकर आएँ तो आप इसको गद्दारी के साथ लिंक कर दें। मतलब कि पूरा मास्टरमाइंड के ये जो साइफ़र है, गद्दारी है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स हैं, फिर न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स हैं, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स हैं, ISI के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स हैं। तो ये क्या कह रही हैं कि इनके ख़िलाफ़ इनको गद्दारी से लिंक कर दो। ये वो खातून जो बकौल इनके घरेलू हैं, रूहानियत के आला मनसब पे फायज़ हैं, हर वक्त तस्बीह करती हैं, ये वो खातून इस वक्त, उनको रूस कहाँ से याद आ गया, उनको गद्दारी कहाँ से याद आ गई, उनको कहाँ से साइफ़र याद आ गया, वो तो घरेलू खातून थी और उनका तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि जो हम बात करते थे, तस्दीक करते थे कि ये तमाम चीज़ें बनी गाला से कंट्रोल की जाती हैं, ये उस बात की तस्दीक हुई है। बात ये नहीं है कि वीडियो असल है कि गलत, बात ये है कि ना उन्होंने डिनाई की है, ना उन्होंने इसके असल होने पे सवाल उठाया है, और इससे जो साबित होता है कि ये पूरा बयानिया इमरान खान साहब का गद्दारी का, ये सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन को छुपाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, और जब फोकस इनका फ़रा गोगी साहिबा के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर आए तो उसको फौरी तौर पे डाइवर्ट करो अफवाज पाकिस्तान, अदारों, ISI और हमारे खिलाफ ट्रेंड्स बनाने के लिए। इस वक्त जाहिर है, जिस वक्त अगर ये सारी की सारी ऑडियो हुई हैं तो उस वक्त आप तो अपोजिशन में थे, तो ये एजेंसियों ने अगर इसको रिकॉर्ड किया है तो एज ऑफ नाउ इनको अगर लीक किया जा रहा है तो वो इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान की जमात इदारों पर भी, न्यूट्रल्स पर भी साथ साथ तनकीद कर रही है। अगर वो तनकीद ख़त्म हो जाएगी तो ये लीक होना भी ख़त्म हो जाएंगे, या फिर इस वक्त आप लोगों की इस वक्त दस्तरस में ये सारा का सारा मामला आ गया है और ये बिट्स एंड पीसेस में आप लोगों ने लीक करते रहना है अपने सियासी मफाद के लिए। देखें, सियासी मफाद के लिए ना हमने कभी इस तरह की हरकतें की हैं। यही ढोल बजाते हैं जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो आई, आपको पता नहीं कौन से इलेक्शन 2013 की मीडिया सेल की बातें, ये लोग तबले बजाते रहे, ढोल बजाते रहे। यही वज़ीर आज़म जिनका नाम इमरान खान है वो कहते हैं बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग होती है, बिल्कुल सही सुनी जाती है, बिल्कुल सही, इसको इस पूरे को ऑफिशियली इंडोर्स किया है इमरान खान साहब ने और इनके तर्जुमानों ने। और मैं जो शाज़ेब मेरी थॉट जो कंप्लीट में कर दूं कि इन चीज़ों से साबित क्या होता है, इन चीज़ों से साबित होता है कि इनकी फ़रा गोगी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, जिसकी वजह से, जिसके खौफ की वजह से इन ऑडियो के अंदर ये बात साबित हो गई कि ये इसको गद्दारी के साथ लिंक करके पूरे के पूरे बयानिए को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक मैकियावेलियन एटीट्यूड है कि उनके बारे में उनको आईना दिखाओ तो गद्दारी के साथ लिंक कर दो, उनको करप्शन के उनके केसेस दिखाओ। अभी नैब में केसेस शुरू हो गए ना, एंटी करप्शन ने इंक्वायरीज तलब कर ली, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हमने तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर जो इन्होंने किया कि आते ही जेलों में डाल दो, आते ही ये आपने नहीं किया कि आपने आते ही जेलों में डाला हो, मगर आपने ये जरूर किया है जो वो किया करते थे कि हर दूसरे दिन बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मीडिया पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे। ऐसा लग रहा है आप लोग भी वही कर रहे हैं। फरा बीबी के खिलाफ ऐसा कौन सा कॉन्क्रीट केस आपकी तरफ से बना दिया गया है जो ये साबित करता हो? रेड नोटिस इशू करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में अभी तक कोई कॉन्क्रीट केस आपकी तरफ से नहीं बनाया गया। एक जो केस बनाया गया कि जी एंटी करप्शन ने पकड़ा है कि 60 करोड़ की जमीन उन्हें 8 करोड़ में दे दी थी, आज उन्होंने हकाइक सामने रखे हैं कि जी अयाज सादिक साहब ने उसके 4 महीने बाद उन्हें अलॉट हुई है और उतने में अलॉट हुई है जितने की फरा बीबी ने ली है। तो आप जो केस बना रहे हैं कौन सा कॉन्क्रीट केस है कि रेड नोटिस इशू करा के आप उन्हें यहां ले आएंगे तो साबित कर देंगे? शाज़ेब ये बड़ा कबल अज़ वक्त है कॉन्क्रीट केसेस। मैं इसीलिए कह रही हूँ रवैया फ़र्क है। हम लोग बैठ के प्रेस टॉक ये नहीं करते कि कल इसने गिरफ्तार होना है और कल नैब गिरफ्तार कर ले। हम प्रॉपर कानूनी तरीके से तमाम इन्वेस्टिगेशंस इंडिपेंडेंट अदारे कर रहे हैं। नैब के अंदर भी केस चल रहा है, एंटी करप्शन के अंदर भी केस चल रहा है, और जिसकी तस्दीक ये ऑडियो कर रही है कि ये ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुशरा बीबी की फरा गोगी के साथ थी।
पिछली ऑडियो जो आई जिसमें हीरे की बात थी वो भी फराह गोगी साहिबा ये कह रही हैं कि बुशरा बीबी ये डिमांड कर रही हैं, और इसमें भी फराह गोगी साहिबा की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुशरा बीबी के साथ हैं ये ऑडियो उसको इस्टेब्लिश कर रही है, जिसको ये लोग डिनाई नहीं कर रहे, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें। मगर आप इसको प्रूफ के तौर पर नहीं ना अदालत में पेश कर सकेंगी। प्रूफ के तौर पर तो आपको हार्ड फैक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिखानी पड़ेंगी। इन ऑडियो के बारे में तो उन्होंने ये भी कहा कि इनको जोड़ तोड़ के बनाया गया है। अब आप लोग फॉरेंसिक कराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अरशद मलिक की तो वीडियो आ गई, फिर चेयरमैन नैब की वीडियो भी आई, ऑडियो भी आई, चली भी उस चैनल पर जो कि साबिक वजीर आजम के SAPM का चैनल था, और उसके बाद ये इल्जाम लगता रहा कि चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होते हैं, मगर कुछ नहीं हुआ, उस हुकूमत ने भी कोई तहकीकात नहीं कराई। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल होगी। आप लोग फॉरेंसिक करा के साबित करेंगे कि ये बुशरा बीबी ही की ऑडियो है और जोड़ तोड़ कर नहीं बनाई गई है। देखें, बात यह है कि इनका कहना होता था कि जो इल्ज़ाम लगाता है वही साबित करे कि ये चोरी हुई है या असली है कि नकली है। बात यह है शाहजेब, आपने बड़ी अच्छा बात की अभी अपनी बात में कि हमें इस्टेब्लिश करना है वो तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वो तमाम मनी ट्रेल्स, वो तमाम एविडेंसेस, वो ही साबित करने के लिए कानून अपना रास्ता अपना रहा है। हम लोग बैठकर हुक्म सादिर नहीं करते कि आज मुझे फलाना शख्स जो है ज़्यादा बोल रहा है आज जेल में चाहिए, फलाना PTI का शख्स है जो ज़्यादा बोल रहा है आज मुझे वो नैब के अंदर गिरफ्तार चाहिए। हम ये काम नहीं कर रहे। हमने आते ही वो तमाम इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी की, उसके बाद अदारे जो हैं, अदारे इन काम के लिए मौजूद हैं, और वो अदारे तमाम इन्वेस्टिगेशंस जो सबूत जो चीज़ें उनको चाहिए होंगी, इसीलिए जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट हो गई है। और फराह गोगी साहिबा मतलूब है इस वक्त, जो कि भागी हुई हैं। और अभी जो बुशरा बीबी साहिबा का वो जो लैंड का केस है जो आप बात करें, उनके भाई को उन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया है। मैंने जैसे पहले कहा कि हम सब कुछ कानून के मुताबिक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ इनको गिरफ्तार करने, इन पे इल्ज़ामात लगाने और इनके ऊपर झूठे केसेस नहीं बनाने आए। हम सच्चे केसेस बनाकर दिखाएंगे कि ये जितनी कड़ी बनी गाला के साथ तमाम करप्शन की मिलती है, ये तमाम इस्टेब्लिश होगी उन अदारों के जरिए जिनकी ये जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ ये जो आज की वीडियो है कि एक मिनट शाहजेब, एक जो ऑडियो आई है इसमें क्या तलकीन की जा रही है कि अदारों के खिलाफ मुहिम करो, नौजवानों को सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनाने के लिए ये मास्टरमाइंड हदायत जारी कर रहे हैं कि आप जब भी हमारी करप्शन की बात हो तो आप डाइवर्ट कर दो और गद्दारी के साथ लिंक करो। मतलब कि आपने अपनी सियासत के लिए जो गद्दारी का नैरेटिव है, जो साइफर का नैरेटिव है, ये तमाम कुछ घड़ा इसलिए कि आपकी करप्शन छुप सके। आपने मुल्क को इस दाव पर लगाया, उसकी कौमी सलामती को दाव पर लगाया कि ये साजिश बयानियां करने के लिए कि सिर्फ आपकी करप्शन छुप सके। ये जो सारी की सारी लीक्स आ रही हैं, इसमें अभी तक आप लोग क्या ऐसा लेके आए हैं जो कि इमरान खान साहब की जाती तौर पर एक बड़ी करप्शन को साबित करता हो, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए मेरी अहलिया के खिलाफ ये इस किस्म की चीजें लाई जा रही हैं और फराह खान को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ इमरान खान के खिलाफ आप क्या लेके आए हैं कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ आप नैरेटिव बना सके कि ये हार्ड फैक्ट है कि उन्होंने जाती तौर पर करप्शन की तौर पर उनको फायदा हुआ? बात यह है कि ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है शाहजेब कि इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी बेगम है बुशरा बेगम, उनकी सहेली हैं, कभी बेटी बन जाती हैं, कभी बच्ची बन जाती हैं, कभी सहेली बन जाती हैं फराह गोगी साहिबा, जो सारी ट्रांजैक्शंस कर रही हैं जिनके ऊपर ये तमाम हर रोज़ सबूत सामने आ रहे हैं। और इमरान खान साहब के मुझे तो पता नहीं था कि वो हीरे मांग रही हैं, वो अलॉटमेंट्स कर रही हैं लैंड की, वो तकरीरियाँ कर रही हैं, वो हदायत जारी कर रही हैं कि करप्शन पे बात हो तो आप गद्दारी पे डाइवर्ट कर दो। इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं था कि उनके घर के अंदर ये चीज़ ऑर्केस्ट्रेट होती है, हदायत जारी होती है, इसके ऊपर बयानियाँ बनता है और वही साइफर का ख़त निकाल के वो कहती हैं। आप इस ऑडियो में वो क्या कह रही हैं कि जब करप्शन पे बात हो तो तुम ख़त पे डाइवर्ट कर दो। मतलब इनको शर्म नहीं आती कि तुम गद्दारी के सर्टिफिकेट्स लोगों को बांट रहे हैं जहां इनको पता है कि कितनी सेंसिटिव चीज़ है, यहाँ कत्ल हुए हुए इस चीज़ों के ऊपर, और वो कह रही है कि जिस वक्त फराह की और मेरी करप्शन की बात हो तो तुम खत पे डाइवर्ट कर दो, और ये वो खत वही जो साइफर का खत है। मतलब इन्होंने इतना बड़ा कौमी इल्ज़ाम और साजिश और ये तमाम बयानियां घड़ा सिर्फ इसलिए कि हमारी करप्शन पे बात ना हो, करप्शन की बातें दब जाए। ये इस ऑडियो में साबित हो रहा है। मगर जो साइफर में साजिश का इल्ज़ाम है कि साजिश करके इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, वो इमरान खान साहब नहीं साबित कर पाए हैं और जाहिर जो बयानिया है वो उसके हक में कोई सबूत नहीं दे पाए। मगर
आप लोग एक नई बात लेके आए हैं और वो ये कि इमरान खान साहब ने तो डोनाल्ड लू को अप्रोच कराया है ताकि जो पहले की तरह चला जाए और बातों को भूला जाए जो कि बात की गई है। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास इसके सबूत आ गए हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जलसे में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, उसी डोनाल्ड लू की कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से अमेरिका पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपकी बात पर कोई कैसे यकीन करे कि इमरान खान साहब उसी डोनाल्ड लू को अप्रोच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी माजी की बातें माजी में रखें और जहां से बातें थी वहीं से शुरू करें, और आप लोग कह रहे हैं कि उनसे माफिया मांग रहे हैं। वो तो तकरीर कर रहे हैं, 2 दिन पहले उन्होंने फिर तकरीर की है, फिर तनकीद की, और आप कह रहे हैं आपके पास सबूत है। वो कौन से सबूत है? शाहजेब बड़ी अच्छी बात की। इन दोनों बातों का तजाद के जलसे में क्या कह रहे हैं और मिन्नतें और तरले और बाइगॉन्स ऑफ बाइगॉन्स क्या कह रहे हैं, ये इस ऑडियो इस बात की तस्दीक करता है कि जिस वक्त आप ये बात करें फौरी तौर पर जलसे में वो बात करें जो बुशरा बीबी की हदायत और जो उनका मास्टरमाइंड और जो उनका बयानिया है वो बात कर रहे हैं जो उनको बुशरा बीबी ने डायरेक्ट किया हुआ है। दूसरे और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बुशरा बीबी इमरान खान की मोहब्बत में ये बयानियां बना रही हैं या अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बयानियां बना रही हैं, जिसकी ऑडियो तस्दीक करता है। दूसरी बात, देखिए आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए जो खान साहब का इल्जाम है उसके तो सबूत नहीं है, मगर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो भी ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना। खान साहब जलसों में तकरीर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो माफिया मांग रहे हैं, पैरों को पड़े में हमारे पास सबूत है, आप कह रहे हैं सबूत लिया। देखिए मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो इसलिए मैच नहीं करता कि जो जलसे में कह रहे हैं वो इमरान खान साहब बुशरा बीबी की हदायत पर अमल कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि 8 मार्च को साइफर इमरान खान साहब को मिला जो उनके बकौल उनके हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, जिसका भांडा इस ऑडियो में फूटा है। तो 8 मार्च को असेंबली तहलील क्यों नहीं हुई? 8 मार्च को इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बना? 8 मार्च को जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? 8 मार्च को अवाम से खिताब क्यों नहीं हुआ? जो चिड़िया के उस हिलने पर कौम से खिताब होकर झूठ बोले जाते थे, 8 मार्च को जब ये साइफर उनके हाथ में आया तो उन्होंने क्यों नहीं वो तमाम चीजें की जो आज वो डिमांड कर रहे हैं? ये है सबूत इस बात का। फिर 12 मार्च को डोनाल्ड लू को चीफ गेस्ट बुलाया, विमेंस डे के ऊपर क्यों बुलाया? ये इनकी तजाद को एस्टैब्लिश करता है कि जो आप लोगों का इल्जाम है उस हवाले से भी असल में इनके अमाल जो हैं वो कुछ और होते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद थी। कुछ मजीद दावे किए गए थे, शहबाज गिल ने कुछ इल्जाम लगाए थे और वो इल्जाम थे कि नैब में जो वीडियोज़ मौजूद हैं वो बताती हैं कि क्या क्या कारनामे नून लीग के रहनुमाओं के हैं। तो सवाल उठा कि जो नैब के पास अगर फ़ोन थे नून लीग के रहनुमाओं के तो वो तहरीक इंसाफ तक कैसे पहुँचे? नैब का मौक़िफ़ आया है और तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ आया, आपके सामने रखेंगे। बड़ा दिलचस्प बात है। ब्रेक के बाद माजी की अपोजिशन की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जाता रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि तहरीक इंसाफ और नैब का गठजोड़ है और इस गठजोड़ ने उस वक्त की अपोजिशन को टारगेट किया, झूठे मुकदमात बनाए, गैर ज़रूरी तौर पर गिरफ्तारियाँ की और तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के केसेस को मीडिया ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया। मगर अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने एक और दावा कर दिया है कि नून लीग के जितने भी लीडर्स नैब केसेस में पकड़े गए थे उनके फ़ोन का डेटा अगर सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे उनके फोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, वो किन किन कमजोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। हम खवातीन का एहतराम करते हैं, मैंने मरियम बाजी को और उनके फोन के डाटा को साइड पे रख दिया, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूं। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारियां तो नैब ने की, तफ्तीश भी नैब ने की, अगर कोई डेटा रिकवर हुआ तो वो भी नैब ने किया होगा, मगर वो डेटा तहरीक इंसाफ के पास क्या कर रहा है? हमने नैब के तर्जुमान से रब्ता किया और उनसे शहबाज गिल के इल्जामात का पूछा तो उन्होंने कहा कि नैब का डेटा नैब के पास महफूज होता है और अगर कोई शख्स ये दावा कर रहा है कि गिरफ्तारी के बाद नैब की तरफ से इकट्ठा किया डेटा उसके पास मौजूद है तो ये झूठ है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब फवाद चौधरी से शहबाज गिल के दावे के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फ़ोन शहबाज गिल ने देखे होंगे, तहरीक इंसाफ में हमने नहीं देखे। जो है शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उनका कहना था कि नून लीग के लीडरों के फ़ोन जो है वो डाटा सामने ले आए तो पछताएंगे और उनके फ़ोन पोर्नोग्राफी से भरे हुए हैं। तो ये फिर पीटीआई के पास नून लीग के लीडरों का डाटा कहाँ से आया, ये आपने किस तरह हासिल किया? शहबाज गिल साहब की बात है कि उनके पास है, उन्होंने जब फ़ोन गए होंगे शहबाज गिल साहब ने देखे होंगे, तहरीक इंसाफ में हमने नहीं देखे।
अब जो दावे शहबाज गिल कर रहे हैं और जो वो धमकियां दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, नैब उन्हें झूठ करार दे रही है। और इसके अलावा आज वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। साबित हो गया है कि गंदी जबान वाले तर्जुमानों से गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशरा बीबी करवा रही हैं और वही गद्दारी, बैरूनी साजिश के बयानिए और कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलवा रही हैं। खुद गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल ने भी तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ के पढ़े लिखे लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह की बातें ना किया करें, आप पढ़ी लिखी बातें क्या करें। मेरी पार्टी के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, गिल साहब आप अमेरिका में प्रोफेसर थे, आप क्या बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मुझे कई दफ़ा असद साहब ने कहा कि आप इस तरह की बातें ना किया करें, आप पढ़ी लिखी बात किया करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस तरह की बातों पर एतराज़ करते हैं, मगर फिर भी शहबाज गिल किसके कहने पर इस तरह की गैर अखलाकी बातें करते हैं। नून लीग बुशरा बीबी पर यह इल्ज़ाम लगा रही है। दूसरी जानिब शहबाज गिल ने ही एक और दावा कर दिया है कि अमेरिका से आने वाला साइफर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से छुपाया गया और यहीं से साजिश का आगाज हुआ। फिर साइफर को गले में उंगली डालकर निकाला गया। साइफर छुपाया गया शाह महमूद कुरैशी से, साइफर छुपाया गया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से, तो यहीं से तो साजिश का आगाज हुआ था। वो तो फिर गले में उंगली डाल के निकाला गया वो साइफर। हमें बार बार कहा गया कि साइफर का नाम ना लें, इसको खुफिया ही रहने दें, इसको छुपा हुआ ही रहने दें। तो पहले छुपाया गया, जब वो हमारे सामने आ गया तो फिर हमसे रिक्वेस्ट की गई कि इसको छुपाया जाए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि उन्होंने मरासला आने के बाद ही देख लिया था और वजीर आजम समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मरासले से उन्होंने ही आगाह किया था और उन्होंने ही डी मार्च की तजवीज़ पेश की, जिसे OIC के इजलास के 22 मौखर कर दिया गया। वजीर आजम ने 28 तारीख को अदब एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वजीर आजम का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जब ये बात आई तो मैंने वजीर आजम को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए। और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। खुद साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि वजीर आजम इमरान खान का इस्तेहकाक था कि वो कब मरासले का जिक्र करते हैं और उसके मुताबिक उन्होंने किया। और उन्होंने भी कहा कि उनके इल्म में मरासला फौरी तौर पर आ गया था, उन्होंने ही वजीर आजम और दीगर जिम्मेदारान को आगाह किया था और उन्होंने ही डिमार्च की तजवीज़ दी थी। अहम बात यह है कि साबिक वजीर खारजा ने भी इस मामले की अदालती तहकीकात की बात नहीं की थी और OIC के इजलास का उन्होंने हवाला दिया है। 21 मार्च को होने वाले उस इजलास में हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी अंडर सेक्रेटरी अजरा जिया को खासतौर पर खुद मदऊ किया था और शाह महमूद कुरैशी और मुईद यूसुफ ने उनसे मुलाकातें भी की थी और उनका शुक्रिया भी अदा किया था, ट्वीट्स भी की थी, अमरीका से तारीखी ताल्लुकात का हवाला भी दिया था। उनसे पहले खुद इमरान खान ने कहा था कि अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले 7 मार्च को पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने मरासले के जरिए मुबैना धमकी से आगाह कर दिया था, मगर खुद पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने इस मरासले के 10 दिन बाद 16 मार्च को ट्वीट किया और डोनाल्ड डू का पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। जब डोनाल्ड डू ने धमकी दे दी थी और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ही को दी थी और फिर साजिश भी की थी, तो फिर पाकिस्तानी सफ़ीर उन्हें तकरीब में क्यों बुला रहे थे, क्यों उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे और फिर 21 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी को OIC इजलास में क्यों बुलाया गया। और फिर जैसे ही ये वाज़ेह होने लगा कि अपोजिशन के पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं, तो फिर 27 मार्च को इमरान खान ने जलसे में अचानक धमकी और ख़त का जिक्र कर दिया और मुसलसल एक बयानिया बना रहे हैं कि उन्हें अमरीकी साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। और अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुसल्लह अफवाज की तहकीक और फिर तरदीद के बावजूद उसकी यही राय है कि साजिश हुई थी। प्रोग्राम में शामिल। पाकिस्तानी कानून में लड़कियों की कम उम्री की शादी काबिल सज़ा जुर्म है, चाहे शादी में लड़की की रजामंदी शामिल हो या ना हो, चाहे वालिदैन की इजाज़त शामिल हो या ना हो। ऐसी शादियाँ चाइल्ड मैरिज, जिनसी ज़्यादती और अगवा जैसे संगीन जराइम के ज़मरे में आती हैं। एक ऐसे ही मामले में जो हालिया दिनों में पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया समेत तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होता रहा है, वो मामला है दुआ जहरा नामी कराची की लड़की के वालिदैन की तरफ से मुबैना अगवा के इल्ज़ाम और फिर कम उम्री की शादी का। दुआ जहरा रवा साल 16 अप्रैल को कराची में अपने घर के बाहर से अचानक लापता हो गई थी और फिर बाद में लाहौर के रिहायशी 21 साल ज़हीर अहमद से मुबैना तौर पर निकाह कर लिया था। दुआ जहरा की बाजियाबी का मामला कई हफ्तों तक मुअम्मा बना रहा था। दुआ जहरा के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी बच्ची को अगवा किया गया है और निकाह भी गैर कानूनी है क्योंकि दुआ जहरा की उम्र सिर्फ 14 साल है, मगर खुद दुआ जहरा का यह दावा है
कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, उसने खुद अपनी पसंद से शादी की है और उसकी उम्र भी 18 साल है। लेकिन अब दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए कायम किए गए 10 रुकनी खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने तस्दीक की है कि दुआ जहरा की असल उम्र 17 या 18 साल नहीं बल्कि 15 और 16 साल के दरमियान है, जबकि 15 साल के करीब है। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ जहरा के मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा का जायजा लिया गया है और एक मुश्तरका नतीजा अखज़ किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन की बुनियाद पर दुआ जहरा की उम्र 14 और 15 साल के दरमियान बनती है। दांतों के जायजे के मुताबिक दुआ जहरा की उम्र 13 या 15 साल के दरमियान है, जबकि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के मुताबिक दुआ जहरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, जो एक गैर मामूली तजाद है। रिपोर्ट के आखिर में मेडिकल बोर्ड ने मुत्तफ़िका नतीजा अखज़ किया है कि दुआ जहरा की असल उम्र 15 साल से 16 साल के दरमियान और 15 साल के करीब है। यानी हालिया मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर दुआ जहरा को माइनर डिक्लेयर किया गया है, जिससे शादी कानूनन जायज़ नहीं है और संगीन जराइम के ज़मरे में आती है। अब नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद दुआ जहरा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने मुतालबा किया है कि सिंध पुलिस दुआ जहरा को पंजाब से वापस लाने में 1 मिनट भी ताख़ीर ना करे, जैसे बच्ची को सिंध से पंजाब ले जाते हुए कोई ताख़ीर नहीं की गई थी। अब अहम बात यह है कि तकरीबन 1 महीना पहले भी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर दुआ जहरा का मेडिकल कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि दुआ जहरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है और 17 साल के करीब है, और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने चालान से अगवा की दफात निकाल दी थी। और सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं हैं जिससे लगे कि यह अगवा का मुकदमा है। 8 जून के अपने हुक्म में अदालत ने दुआ जहरा को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का अहल करार दिया था। ताहम दुआ जहरा के वालिदैन ने मेडिकल रिपोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, मगर 5 दिन बाद ही दुआ जहरा के वालिद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त वापस लेते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो वापस दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए नए मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं और साथ ही फैमिली कोर्ट में निकाहनामे को चैलेंज करना चाहते हैं। इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह दरख्वास्त निपटा दी थी और फिर 25 जून को कराची की मकामी अदालत ने सिंध पुलिस को हुक्म दिया था कि दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए मज़ीद तफ्तीश जारी रखी जाए। फिर इसी हुक्म पर सिंध पुलिस ने 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही डाउ मेडिकल कॉलेज कराची की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल कर रही थी। परसों यानी 2 जुलाई को इसी मेडिकल बोर्ड के सामने दुआ जहरा को मेडिकल के लिए पेश किया गया था, जहाँ दुआ जहरा के मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा का जायजा लेने के बाद ये तस्दीक की गई है कि बच्ची की असल उम्र 15 और 16 साल के दरमियान जबकि 15 साल के करीब है। ये मेडिकल रिपोर्ट बज़ाहिर सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई पहली मेडिकल रिपोर्ट की नफ़ी करती है, जिसमें दुआ जहरा की उम्र 17 साल के करीब बताई गई थी, मगर वो रिपोर्ट सिर्फ एक डॉक्टर की राय पर बनाई गई थी और ये रिपोर्ट 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जारी की है। अब पुरानी रिपोर्ट की बुनियाद पर दुआ जहरा को उनके मुबैना शौहर ज़हीर अहमद के साथ लाहौर जाने दिया गया था। अब सवाल यह है कि हालिया मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में दुआ जहरा केस का मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी कस्टडी किसको दी जाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुआ जहरा के वालिद सैयद मेहदी काज़मी के वकील और मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर साहब बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, अब ये मेडिकल बोर्ड ज़ाहिर तश्कील दिया गया, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, अब कानून क्या कहता है, कस्टडी का क्या मामला होगा, क्या फैसला कानून के मुताबिक हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम शाहज़े, प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी इजाज़त सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए ये केस मीडिया के ऊपर है और ये भी एक तरीके से अनफॉर्चुनेट है कि एक छोटी बच्ची का मामला है, बट ये ऑफ कोर्स चूँकि शुरू में वो मिसिंग थी तो उसके लिए अपील करना, उसको ढूंढने के लिए ये मशहूर करना ज़रूरी था कि दुआ नामी एक बच्ची लापता हो चुकी है। मगर बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं और इनका पूरा मुस्तकबिल इनके आगे है और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं माशरे से भी अपील करूंगा कि बच्चों के मामले में हम शफकत बरतें और जजमेंट्स ना पास करें और करैक्टर असैसिनेशंस ना करें, जो कि बच्चे खुद मासूम होते हैं, विक्टिम होते हैं। अब इस केस के अंदर आपके पास है कि ये पूरा का पूरा केस का महवर जो है वो बच्ची की स्टेटमेंट बनी हुई थी, जिसमें वो बार बार दोहरा रही थी कि वो 18 साल की है और उसको कोरैबोरेट करने के लिए एक मेडिकल रिपोर्ट भी हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी गई, जिसके तहत डॉक्टर ने ओपिनियन फॉर्म की थी कि 17 साल की है, जो कि नफ़ी कर रहा था उस क्लेम की जो वालिदैन का था नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे, बे फॉर्म पे, पासपोर्ट पे और बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक कि बच्ची हालिया फ़िलहाल 14 साल की है, मगर वाक़े के वक्त 13 साल और 11 महीने की थी, यानी कि 14 से भी कम थी। तो हाई कोर्ट के सामने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन रखी गई, उन्होंने अकॉर्डिंगली फैसला किया। मस्बत पहलू इस केस का ये है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट से इस खामी को जाहिर किया मेडिकल रिपोर्ट की, तो उन्होंने हमारा राइट रिकग्नाइज किया मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करने का। और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को जब हमने असिस्ट किया कि जी पुलिस का C क्लास का चालान आप एक्सेप्ट ना करें और एज के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस दें, तो वो भी हुए। और फिर हम हेल्थ सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक पावरफुल एम्पावर्ड 10 रुकनी बेंच, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज के साथ बना, हमारे पास आया है। अब फैक्ट्स और हकाइक चेंज हो गए हैं।
हाई कोर्ट की जो पिछली फाइंडिंग्स थी वो 491 हस्बे बेजा के अंदर थी, जो कि टेंटेटिव फाइंडिंग्स होती हैं कि उस वक्त जो हकायक अदालत के सामने अदालत देयर एंड देन फैसला करती है। अब चूंकि हकायक चेंज हो गए हैं तो हम यकीनी तौर पर दोबारा हाई कोर्ट की तरफ देखेंगे और उनसे नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे इस नए एविडेंस की शक्ल में, जो कि ना सिर्फ पुरानी मेडिकल रिपोर्ट की नफी कर रहा है बट ये भी जाहिर कर रहा है कि बच्ची के जितने भी बयान जितनी भी बार अदालतों के सामने दिए गए वो उससे झूठ बुलवाया गया कि वो 18 की, और निकाह नामे पे भी झूठ बुलवाया गया। और ये एज का अब जो मेडिकल असेसमेंट है वो सपोर्ट कर रहा है नादरा के डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि हकीकी तौर पे बच्ची 14 साल की है, जिसकी वजह से बहुत सारे संगीन जराइम का इतलाक इस केस के ऊपर होता है। अब अनफॉर्चुनेट जो मनफी पहलू इस केस का है वो हमारी पुलिस की कारकर्दगी रही है। मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि पुलिस ने इस केस को कोई पर्सनल ईगो वॉर बना लिया है, चूंकि इस केस के चलते बहुत सीनियर अफसरान, IG लेवल तक के अफसरान जो है अपने ऑफिस से डिस्चार्ज हुए थे, उनके खिलाफ शोकॉज हुआ था, तो शायद उन्होंने इसको अपना एक हदफ बनाया हुआ है कि हमने इस केस को झूठा साबित करना है और C क्लास करना है। और ये तमाम चीज़ आपको IO के रवैये में नजर आती है, जो बार बार मीडिया के सामने पेश होकर कहता है कि जी कोई अगवा का केस नहीं है, इसमें कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, जबकि जजेस फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट कोई और रिपोर्ट दे रहा है। और दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइल के अंदर आपको एक सतूर नहीं मिलती इस बारे में, एक सतर नहीं मिलती कि एक लाइन के बच्ची कराची से लाहौर गई कैसे। अगर वो किसी टैक्सी के तहत गई है तो उस टैक्सी का नंबर क्या था, उसकी मेक क्या थी, उसका कलर क्या था, टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या था, लाहौर सेफ सिटी के नाम पे मशहूर है, किसी ने किसी कैमरे में उस टैक्सी को उस वक्त एंटर होते देखा कि नहीं देखा, इस हवाले से कोई चीज़ नहीं है, या वो अकेली थी या उसके साथ कोई और था। और दूसरी बात ये कि इस केस के अंदर पुलिस इस बात को भी नजरअंदाज कर रही है कि कानून ये कहता है कि जब लड़कियां 16 साल से कम हो तो उनकी मेंटल स्टेट नहीं देखी जाती। अगवा के केसेस के अंदर उनको वर्गला के, बहला फुसला के भी घर से बाहर बुलवाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप घर में घुस के किसी को अगवा करें। इस चीज को भी इग्नोर किया गया। फिर मजीद ये कि बच्ची का कोई अगर जिनसी तशद्दुद या इस तरह के हवाले से कोई ऑफेंसेस बनते हैं तो उस तरीके से जब बच्ची पहले प्रोड्यूस हुई थी कोर्ट के सामने आज से 3-4 हफ्ते पहले, तो प्रॉपर MLO नहीं करवाया गया, ना उसकी दरख्वास्त IO की तरफ से दी गई, ना इसमें जो केस में मुल्जिम है उसने अपने बयान में कहा है कि वो 3 साल से बच्ची से राब्ते में था वीडियो गेम के जरिए, तो उस वक्त बच्ची की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। उसने क्या इंटाइसमेंट दी, क्या इंड्यूसमेंट दी, उस हवाले से कोई तफ्तीश नहीं की गई। मुल्जिम का कहना है कि जी हमने निकाह करने के लिए अदालत से फिल्म मुख्तारी का सर्टिफिकेट हासिल किया, वो सर्टिफिकेट कहीं रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। और फिर बार बार IO ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक तरीके से हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की है कि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फाइल तक रसाई भी हासिल ना कर सकें। अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन फाइल के जिन तक हमें रसाई हासिल नहीं, जैसे निकाह ख्वाह की इंटेरोगेशन हो गई, तो ऊपर से फिर C क्लास का इसमें जो चलान भी पेश हुआ। तो अगर ये एक सीनियर लेवल्स तक, चूंकि मैं इसमें IG साहब को मल्टीपल एप्लीकेशंस मूव कर चुका हूं IO को तब्दील करने की, मगर नहीं हो रहा, तो इस वक्त पुलिस का किरदार इस पूरे केस में सवालिया निशान है। हाँ, मगर जहां अदालतों के सामने हकायक हुए हैं, हमने मजबूत पहलू देखा कि अदालतें सही फैसले कर रही हैं। सर, और तो जो माजी की मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी बुनियाद पर अदालत ने फैसला कर दिया। अगर इस मेडिकल रिपोर्ट को अदालत मानती है कि और ये बात साबित होती है कि दुआ जहरा माइनर हैं, तो सबके जहन में सवाल यह है कि उनका फिर मुस्तकबिल क्या है, उनकी कस्टडी किसको दी जाएगी, क्या होगा उनका मुस्तकबिल? देखिए, चूंकि उस वक्त ये एक सवालिया निशान बनेगा कि क्या बच्ची फिर वाकई में लीगल कन्फाइनमेंट है, तो एक तरीके से निकाह की वैलिडिटी चैलेंज करने का राइट वालिदैन को है। दूसरी तरफ से जो मुबैना शौहर है वो रेस्टिट्यूशन फॉर कॉन्जुगल राइट्स के तहत कि जी निकाह जायज़ है, मुझे बीवी के साथ रहने दिया जाए, वो एक केस फाइल कर सकता है। उस दौरान जब बच्ची की कस्टडी और वेलफेयर सवालिया निशान है, बेहतर तो ये है सबसे ज़्यादा कि माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं होती, बट हमारे यहाँ केसेस में रवायत है कि बच्चियों को शेल्टर होम भेजा जाता है, मगर हमारे शेल्टर होम भी एक अपने आप में सवालिया निशान है कि उनकी क्या कारकर्दगी और उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ बच्चे कितने प्रोटेक्टेड होते हैं। बट चूंकि अगर बाद में किसी ट्रायल के नतीजे में पता चलता है कि जी ये वाकई में अगवा का केस है, तो उस दौरान बच्ची को आप इतने सारे डेंजर्स और रिस्क से एक्सपोज करने से बेहतर है कि उसको वालिदैन के पास दे दिया जाए। जहां कहीं शेल्टर होम में भी अगर रखा जाए तो वहां पर अदालत इंश्योर करे कि तमाम फैसिलिटीज बच्चे की वेलफेयर के लिए मौजूद हैं। मगर यकीनी तौर पर यह बात वाज़ेह हो गई है कि बच्ची 1 तारीख को घर से निकली है, निकाह 2 तारीख को आया है वजूद के अंदर। तो जिस तारीख को घर से बच्ची निकली है या उसको वर्गला के निकाला गया है, चूंकि मुल्जिम का बयान है कि मुझे पता था कि दुआ ज़हरा आ रही और मैंने कहा था कि मेरे पास आ जाओ, वो इंटाइसमेंट के जुमरे में आता है। अगर वो उसने से लाहौर भी बुलाया और वो खुद कराची लेने ना आया हो, तो बच्ची का स्टेटस निकाह के टाइम पे मुगविया का है।
मुखबिया अगर अपने अगवाकार से निकाह कर रही है तो उस निकाह की वैलिडिटी भी क्वेश्चनेबल है, जब निकाह के ऊपर भी आपने जो उम्र लिखी है वो झूठ लिखी है और तमाम स्टेटमेंट्स बच्ची की एज मैटर ऑफ इंड्यूसमेंट नजर आती है, रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट नजर आती हैं कि वो किसी असर में इन्फ्लुएंस में आके बयान दे रही है। तो उस दौरान बच्ची के वेलफेयर को इंश्योर करना कोर्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और फिर वालिदैन फैमिली कोर्ट्स के जरिए बच्ची की कस्टडी का हतमी फैसला ले सकते हैं और निकाह की वैलिडिटी भी जो है वो एक सिविल सूट के तहत, सूट फॉर जैक्टिटेशन के तहत चैलेंज हो सकती है और क्रिमिनल ट्रायल भी पैरेलल चलेगा। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 4 सालों से लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो समेत जबरी गुमशुदगियों की 7 दीगर दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जहां अदालत ने जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात और उन लापता अफराद की बाजियाबी में हुकूमत की अदम कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए केस की अगली समाअत में इन तमाम अफराद को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है और इसके साथ ही ये वार्निंग भी दे दी है कि अगर अदालती हुक्म की पैरवी ना की गई तो अगली समाअत में वजीर आजम को भी अदालत में पेश होना पड़ सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में आज लापता अफराद केस की समाअत हुई, जहां वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरजादा के हालिया इंटरव्यूज पर दरख्वास्तों को भी समाअत का हिस्सा बनाया गया। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ बीमार हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि तो अदालत क्या करे, चीफ एग्जीक्यूटिव को नोटिस जारी करे। इस केस में 2 फोरम्स ने जबरी गुमशुदगियों को तस्लीम किया। जीआईटी और पंजाब टास्क फोर्स ने भी कहा कि रियासत मुलव्विस है, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कमेटी बनाई गई है और वो कल फिर मीटिंग करेगी। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे कहा कि कमेटी को छोड़ें आप, इस केस में बताया जाए कि अदालत क्या करे। जीआईटी में जो इदारे थे सबने जबरी गुमशुदगी का कहा, ये सारी एजेंसियां किसके मातहत हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले में सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, ना मौजूदा हुकूमत और ना ही पिछली हुकूमत ने कुछ किया। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पिछली हुकूमत का कुछ कह नहीं सकता, मगर मौजूदा हुकूमत इस मामले को बड़े गौर से देख रही है। इस पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि इस हुकूमत ने अभी तक क्या किया है जो आप कह रहे हैं कि वो संजीदा है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को आइन का आर्टिकल 7 पढ़ने की हिदायत की और कहा कि सारे इदारे रियासत के मातहत हैं और जिम्मेदार भी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय द बुक्स नहीं हो रही। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आइन के मुताबिक नहीं हो रही हैं। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़्यादातर केसेस गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के हैं, अदालत गुज़िश्ता चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करे। उस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि इस अदालत ने तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव से बयान हल्फी जमा कराने का कहा था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स को डायरेक्ट समन करे तो बेहतर होगा। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इस अदालत ने बहुत टाइम दिया, मजीद टाइम नहीं दे सकते। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लापता अफराद के लवाहिकीन का हमें भी एहसास है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए आपको बल्कि किसी को भी लापता अफराद के लवाहिकीन का एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो वफाकी हुकूमत उन सब के पास पहुंचती, इनको अदालत आने ना देती। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमेटी लापता अफराद के लवाहिकीन को बुलाएगी, तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि कमेटी उनको क्यों बुलाए, रियासत उनके पास क्यों नहीं जाती, मुतासरा ये हैं कमेटी नहीं। आपके ही सरकारी इदारों ने कहा कि ये जबरी गुमशुदगियों के केसेस हैं। जब एजेंसियों ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों का केस है तो रियासत को खुद तफ्तीश करना चाहिए थी। 2 साल से कमीशन सिर्फ नोटिस पर नोटिस दे रहा है, ये अदालत किससे तफ्तीश कराए। दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी ने करार दिया कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है। 2020 से तो सिर्फ लापता अफराद कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर ही जारी किए हैं। ये अदालत मजीद वक्त क्यों दे, क्यों ना अदालत फैसला करे। समाअत के दौरान लापता अफराद के वकील कर्नल इनामुर रहीम ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ऑफिशियल्स ने 37 अफराद को उठाने की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस पर अदालत ने पूछा कि आर्म फोर्सेस क्यों इस किस्म की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस रहीं। समाअत के दौरान कर्नल इनामुर रहीम ने मजीद कहा कि कुलभूषण यादव की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी जाती है, दरख्वास्त गुजार का भाई लापता है और फैमिली से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। समाअत के दौरान फरदुल्ला बाबर ने कहा कि 2018 में चेयरमैन लापता अफराद कमीशन ने सेनेट कमेटी में कहा कि 153 आर्मी के लोग मुलविस हैं। जीएचक्यू में बाकायदा तौर पर लापता अफराद के लिए सेल बनाया गया है। अडियाला जेल से 111 अफराद रिहा हुए और बाहर दरवाजे पर ही उठा लिए गए। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे सवाल किया कि पार्लियामेंट ने क्या किया। फरदुल्ला बाबर ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि आईएसआई को दायरा इख्तियार में लाया जाए। मसला यह है कि आईएसआई किसी भी कानून के तहत नहीं आती। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आईएसआई वजीर आजम के मातहत है, जो आइन में लिखा गया है ये अदालत उसकी कदर करती है और अमल करेगी। कहते हैं कि पार्लियामेंट में एक बिल आया और वो बिल भी गायब हो गया। इस अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि लापता अफराद का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है।
बातें सब करते हैं, अमलन काम कोई नहीं करता। समाअत के दौरान फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि यहाँ रियासत के अंदर रियासत है, इन मामलात में आइन को बहुत अरसे से साइड पर रखा गया। इस पर अदालत ने सवाल किया कि आइन पर अमल दरामद करना किसकी जिम्मेदारी है। फरहतुल्लाह बाबर ने जवाब दिया कि इन मामलात में हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत इंतजामिया से इतना कहे कि अगर पार्लियामान से हिदायत आई हैं तो अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। जस्टिस अतर मिलाना ने रिमार्क दिए कि अगर कोई अपनी मर्जी से गया तो भी रियासत उनके लवाहिकीन को बताकर मुतमईन करे, बताया जाए मैं किसको समन करूं, किससे जवाब तलब करूं। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बनाए गए बिल का हवाला देते हुए जस्टिस अतर मिलाना ने सवाल किया कि वो बिल अभी किधर है। सुना है कि वो बिल सेनेट में आया था और फिर गायब हो गया। इन सारे मामलात पर कानून साजी का काम पार्लियामेंट का है। पिछली हुकूमतों में भी यही सब होता रहा और इस हुकूमत में भी ऐसा हो रहा है। इस पर फरहतुल्लाह बाबर ने अदालत से दरख्वास्त की कि मेरी दरख्वास्त होगी कि चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करके अदालत बुलाया जाए। समाअत के दौरान अदालत ने अदालती मुआविन आबिद साकी एडवोकेट से पूछा कि लापता अफराद केस में अदालत क्या करे, बार के हवाले से आपकी क्या राय है। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट और गुज़िश्ता तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव बेख्तियार थे। इस पर आबिद साकी ने कहा कि मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को दो बेख्तियार नहीं होना चाहिए, अदालत को अपने गुज़िश्ता ऑर्डर पर जाना चाहिए, वज़ीर दाखिला को समन करें। आबिद साकी ने कहा कि अदालत एग्जीक्यूटिव को ही अपने अख्तियार पर अमल दरामद का हुक्म दे। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिलाना ने कहा कि अगर इन मामलात में मिलिट्री का कोई शख्स मुलविस है तो उनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए। समाअत के दौरान आबिद साकी ने दलाइल देते हुए कहा कि जानवरों के हुकूक हैं, लापता अफराद तो फिर भी इंसान हैं, उनके भी हुकूक हैं। कोई ऑर्डर पास करने से पहले वज़ीर आज़म को बुलाया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिलाना ने कहा कि जब लोगों को ये लगे कि आर्म फोर्सेज लापता करने में मुलविस हैं तब नेशनल सिक्योरिटी कमज़ोर पड़ जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि यह हकीकत है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस वक्त कितने शहरी लापता हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि रिपोर्ट के मुताबिक 8,400 में से अभी 600 लोग लापता हैं। बहुत सारे लोग इस केस में डबल रोल अदा कर रहे हैं, इधर भी और उधर भी। इस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि ये बातें ना करें, इतनी पुलिस को भर्ती किया हुआ है, उनका क्या काम है। फिर आज होने वाली समाअत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिलाना ने फैसले में लिखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी करते हुए अदालत अटॉर्नी जनरल को आखिरी और हतमी मौका देती है कि वो इस केस में अपने दलाइल पेश करे। जबकि इस दौरान अदालत हिदायत देती है कि वफाकी हुकूमत यानी वज़ीर आज़म यकीनी बनाए कि दरख्वास्तों के तहत तमाम लापता अफराद केस की अगली समाअत में अदालत के सामने पेश हों, और अगर ऐसा ना हुआ तो वज़ीर आज़म खुद अदालत के सामने पेश हों। रियासत की जानिब से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी ना करने का जवाब पेश करें। वज़ीर आज़म से तवक्को है कि वो अदालत को इस हवाले से जिम्मेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में आगाह करें जो जबरी गुमशुदगी के इस गैर इंसानी और घिनौने जुर्म में मुलविस रहे हों या अभी भी इसमें मुलविस हैं। वज़ीर आज़म से तवक्को की जाती है कि वो इस बात को भी बावर करवाएं कि जबरी गुमशुदगियों का रुझान रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं है। और इसके साथ ही अदालत ने वज़ारत दाखिला को 25 मई को दिए गए ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी दी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदस्सिर नारों समेत 6 लापता अफराद को केस की आइंदा समाअत में अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। इसके साथ ही अदालत ने वज़ीर आज़म को 9 सितंबर को होने वाली समाअत में 10:30 बजे अदालत के सामने पेश होने की हिदायत कर दी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।